आयुर्वेद देखा जाए तो हमारे किचन में ही अवेलेबल है। हल्दी हमारे पास है, अदरक हमारे पास है, पुदीना हमारे पास है, जो काफी रोगों को वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पूर्वज हैं वो तो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, और जो हमारी न्यू जनरेशन है आजकल की, वो एलोपैथी की तरफ ज्यादा उनका रुझान है। न्यू जनरेशन उनको क्या है कि उनको जल्दी जल्दी सारा काम चाहिए रहता है। तो उनको ऐसा होता है कि बुखार हुआ, दवाई ले ली, जल्दी ठीक हो गया, ऐसा उनको क्विक फिक्स चाहिए। फिर हम क्विक फिक्स का यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए या मेडिकेशन हो गई, तो वो हमारे शरीर में काफी समय तक रहती है। तो उससे क्या होता है, लीवर जो होता है हमारे शरीर का डिटॉक्स ऑर्गन होता है, डिटॉक्स ऑर्गन में ही लोड पड़ता है, तो डिटॉक्स करने में उसको दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि वात पित्त कफ होता क्या है। हमारे शरीर की ऊर्जा या एनर्जीज होती है, आप बोलेंगे दोष क्यों कहते हैं इनको। वात जब बढ़ जाता है तो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, फियर, भय बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हमारी नींद होती है उसमें भी दिक्कत आती है। कॉर्पोरेट लाइफ में हम देखें तो हम भी क्या करते हैं कि जब कभी हमें भूख लगती है तो हम इमीडिएट ऑनलाइन फूड, स्विगी, सब कुछ चल रहा है और तुरंत फूड हमारे पास आ जाता है। फास्ट फूड जैसा, जिसको पचने में बहुत टाइम लगता है। तो इससे शरीर में तमोगुण बढ़ता है, मन में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। तामस गुण बढ़ने से आलस्य बढ़ता है, शरीर में भारीपन होता है और नींद ज्यादा आने लगती है। आजकल हमारी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो लोगों को लगता है आयुर्वेद का इस्तेमाल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आज के ज़माने में। इंस्टेंट रिजल्ट ये है जी, इंस्टेंट चाहिए और टाइम ही नहीं है, जैसे योग के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। क्या आपके दिन की शुरुआत भी चाय पीने से होती है? फास्ट फूड और पैक्ड फूड आपकी आदत बन चुकी है? आयुर्वेद में वात पित्त कफ क्या होते हैं और इसके इम्बैलेंस होने से शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या आप जानते हैं? तो आज के एपिसोड में आप इन सभी चर्चाओं के बारे में जान पाएंगे। मेंटल डिसऑर्डर को किस तरीके से बैलेंस रखा जाए, आयुर्वेद में इसके बारे में भी बताया गया है। आज हमारे साथ हैं वैद्य शिवानी। तो चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट से। शिवानी जी, जैसे बिहाइंड द कैमरा हमने बहुत सारी आयुर्वेद को लेकर चर्चाएं की हैं, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ जानने के लिए मिला। देखा गया है कि हमारे घर में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जो हमारे पूर्वज हैं वो तो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, और जो हमारी न्यू जनरेशन है आजकल की, वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा उनका रुझान है। तो कैसे हम न्यू जनरेशन को भी बता पाएँ कि आयुर्वेद कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इसको फॉलो किया जाए? जी, जो हमारी आज की युवा जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनको क्या है कि उनको जल्दी जल्दी सारा काम चाहिए रहता है, क्विक फिक्स चाहिए रहता है। तो इसलिए उनको ऐसा होता है कि बुखार हुआ, दवाई ले ली, जल्दी ठीक हो गया, ऐसा उनको क्विक फिक्स चाहिए। तो इसलिए उनको आयुर्वेद बहुत लॉन्ग टर्म लगता है कि अरे ये तो लेनी पड़ेगी काफ़ी समय तक, तब काम करेगा, ऐसे करके। तो इससे क्या होता है, जो रोग होते हैं ना हमारे शरीर में, वो भी एक दिन में नहीं लगते हैं, उसको भी लगने में काफ़ी दिन लगते हैं, काफ़ी महीने, साल लग जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन, जो बीमारी को ठीक करना है, वो भी हम एक दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सही हो जाएगा। अगर हम क्विक फिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए या मेडिकेशंस हो गई, तो वो हमारे शरीर में काफ़ी समय तक रहती हैं। तो उससे क्या होता है, लीवर जो होता है हमारे शरीर का डिटॉक्स ऑर्गन होता है, तो डिटॉक्स ऑर्गन में ही लोड पड़ता है, तो डिटॉक्स करने में उसको दिक्कत होती है। फिर इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है कि लीवर ही ख़राब होने लग जाता है। इसीलिए आजकल लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है। इम्यूनिटी का रिलेशन लीवर से ही किया जाता है ना। तो ये आजकल का है कि आपको क्विक फिक्स चाहिए या परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है जो 3 दोषों पे काम करता है, वात पित्त कफ। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि वात पित्त कफ होता क्या है, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जी, वात पित्त कफ वैसे तो बहुत ही बड़ा विषय है अपने में ही, पर मैं आपको छोटे शब्दों में बता देती हूँ। जैसे वात पित्त कफ जो हमारे होते हैं, वो हमारे शरीर के दोष कहलाते हैं, जिनको हम एनर्जीज़ या ऊर्जा भी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर की ऊर्जा या एनर्जीज़ होती हैं। आप बोलेंगे दोष क्यों कहते हैं इनको? दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में दूषित करते हैं हमारे शरीर को। मतलब जब भी ये तीनों एनर्जीज़ हमारे शरीर में संतुलित अवस्था में होती हैं, तो ये हमारे शरीर में स्वस्थ प्रदान करती है। हम स्वस्थ रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। जैसे ही ये असंतुलित अवस्था में चले जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ये हमारे शरीर और मन को दूषित करते हैं और बाद में इन फ्यूचर रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है, इनको दोष कहलाते हैं। तो जो वात पित्त कफ है, ये अगर अधिक बढ़ जाएं तब भी रोग होते हैं या कम हो जाएं तब भी रोग होते हैं, इसी को इम्बैलेंस कहा जाता है क्या? जी जी जी, इनके बढ़ने से और घटने से ही शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप बताएंगे कि अगर वात इम्बैलेंस है शरीर में तो क्या रोग हो सकता है? जी, अगर हम वात की बात करते हैं तो
इनका कंसेप्ट होता है पंच महाभूतों से, जो हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। हमारे 5 महाभूत संसार की सभी चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार ये तीनों जो हमारी एनर्जीज़ होती हैं, ये भी 5 महाभूतों से ही बनी होती है। परंतु सब में 2 महाभूत प्रधान होते हैं। जैसे हम वात की बात करते हैं तो उसमें वायु और आकाश महाभूत प्रधान होता है हमारा। तो वात की वजह से क्या होता है, वात गति करता है। वात का अर्थ ही है जो गति प्रदान करे। तो वात जो दोष होता है हमारे शरीर में, वो गति करता है। चलना, बोलना, गाना, सांस लेना, नाड़ी की गति, खाना जाता है, नीचे जाता है तो वो गति, हर चीज़ की जो गति होती है, मन में गति, चंचलता, समझना, सोचना, तो ये सारी गति वात की वजह से होती है। अब आप सोचें कि जब वात बढ़ जाएगा तो गतियाँ बढ़ जाएंगी ना, तो क्या होगा, शरीर में चंचलता आएगी, दिमाग में चंचलता आएगी, शरीर में चलत्व आएगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनमें वात बढ़ जाता है वो लोग शांत नहीं बैठ पाते हैं, उनको जल्दी जल्दी सारा काम जल्दी जल्दी चाहिए होता है, चलत्व आता है, इम्पल्सिवनेस आता है माइंड में, कि उनको जल्दी जल्दी के कारण वो हर चीज़ गलत करते हैं। फोकस करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है तो डिस्ट्रैक्शंस भी जल्दी होते हैं, फोकस नहीं हो पाता है, मन चंचल हो जाता है ना, तो ये सभी दिक्कत होती है। इसके अलावा वात जब बढ़ जाता है तो स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, फियर, भय बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हमारी नींद होती है उसमें भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग चलना नहीं होता है उतना, लेकिन वात के प्रकोप के कारण वो भी चलेगा बहुत ज़्यादा, तो नींद आने में भी दिक्कत होती है, नींद बार बार टूटती है। अच्छा, अगर ये कम हो जाती है वात शरीर में, फिर क्या हो सकता है? वात शरीर में कम होती है तो संज्ञा कम हो जाती है, क्योंकि वात हर चीज़ का चालन करती है। तो जिन व्यक्तियों में वात कम हो जाती है तो वो बहुत ही धीमी तरीके से सारा काम करते हैं, उनमें क्विकनेस नहीं होती है, बहुत ही स्लो होते हैं, शरीर में मोटिवेशन ही नहीं होता है। वात की वजह से हमारे दिमाग में मोटिवेशन भी आता है, तो ऐसे लोग, उनमें मोटिवेशन ही नहीं होता है। जैसे आप बोलेंगे उनको हमेशा डिप्रेस्ड या फिर लेज़ी ही दिखेंगे, मोटिवेशन की कमी आती है। और कफ की बात अगर हम करें तो कफ प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, अगर इम्बैलेंस रहे उनके शरीर में कफ? जी, तो अगर हम कफ दोष की बात करते हैं तो जो कफ दोष होता है वो हमारा जल और पृथ्वी महाभूत तत्व से बना होता है। तो जो कफ दोष होता है वो हमारे शरीर में वात और पित्त के प्रकोप को कम करता है, स्निग्धता प्रदान करता है, लचीलापन शरीर में कफ के कारण ही आता है। कफ के कारण ही शरीर में स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, बलवान आता है, बल आता है। तो जब कफ हम बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो क्या होगा, कफ स्थिरता लाता है ना शरीर में और मन में, तो स्थिरता कम हो जाएगी। स्थिरता कम होने से क्या होता है, मूड स्विंग्स होंगे माइंड में, बॉडी में स्थिरता लाता है, बॉडी में बल लाता है, तो बल की हानि होती है जब कफ कम हो जाता है शरीर में। आजकल की जनरेशन में देखा जाता है कि जो फास्ट फूड है उसका चलन जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हम जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में हम देखें तो हम भी क्या करते हैं कि जब कभी हमें भूख लगती है तो हम इमीडिएट ऑनलाइन फूड, स्विगी, सब कुछ चल रहा है और तुरंत फूड हमारे पास आ जाता है। तो ये जो प्रचलन बढ़ रहा है इससे भी हमारी हेल्थ पे मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता होगा। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? जी, देखिए जो फ़ास्ट फूड होता है ना, एक तो सबसे पहले वो बहुत ही तला भुना होता है, पता नहीं कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स उसी की वजह से होते हैं, क्योंकि तला भुना, इतना ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, और पता नहीं तेल भी कौन सा यूज़ करते हैं ऐसे लोग फ़ास्ट फूड के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऐसा खाना होता है फ़ास्ट फूड जैसा, जिसको पचने में बहुत टाइम लगता है, तो इससे शरीर में तमोगुण बढ़ता है, मन में तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है। तामस गुण बढ़ने से आलस्य बढ़ता है, शरीर में भारीपन होता है और नींद ज़्यादा आने लगती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिप्रेशन इसी के कारण होता है। इसके अलावा जैसे बहुत ही तीखा, स्पाइसी खाते हैं लोग आजकल फ़ास्ट फूड में, तो उससे क्या होता है, रज गुण बढ़ता है। रज गुण बढ़ने से मूड स्विंग्स, एंगर, हेट, जेलसी, जजिंग, ऐसे इश्यूज़ बढ़ने लग जाते हैं। जैसे आपने तेल की बात करी अभी, तो कौन से तेल हमको यूज़ करना चाहिए? जी, एक्चुअली कच्ची घानी के जो तेल होते हैं वो अच्छे होते हैं शरीर के लिए, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए हमको। और घी, हमारे भारत में तो हमारा सुपर फूड है घी, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए सबसे ज़्यादा। घी सारे स्नेहों में सबसे ऊपर रखा गया है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का एक सही समय क्या है?
आयुर्वेद के अनुसार भोजन का सही समय ये हमारे आचार्य काश्यप ने दिया है। तो हमारे काश्यप जी कहते हैं कि भोजन हमारी पाचन अग्नि के अनुसार करना चाहिए। पाचन अग्नि हमें बताती है कब भूख लगती है और कितना खाना चाहिए। तो जितनी भूख लगती है उतना खाना चाहिए और जब भूख लगती है तब खाना चाहिए आयुर्वेद अनुसार। इसके अतिरिक्त वो बताते हैं कि जितनी आपको भूख लगती है उसका 75% ही खाना चाहिए, और यदि आप भारी भोजन करते हैं तो तब आधा ही खाना चाहिए, 50% ही खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? जी, इसके लिए वो बोलते हैं कि ताज़ा पका हुआ भोजन खाना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खाना खाना चाहिए। पका हुआ खाना चाहिए, सादा भोजन खाना चाहिए, हल्का भोजन खाना चाहिए जिससे पाचन में आसानी हो। फलों का बहुत यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो हमारे फल होते हैं वो सात्विक होते हैं। सात्विक आहार का भोजन करना चाहिए। साथ में जो खाना होता है वो नियमित रूप से करना चाहिए और जितनी भूख हो उतना ही करना चाहिए। जब हम नियमित रूप से भोजन नहीं करते हैं, अनियमित रूप से करते हैं, तो पाचन अग्नि पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी से इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसे गैस जैसे इश्यूज़ बढ़ते हैं, एसिडिटी बढ़ती है। फिर इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जब हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग की जैसे आजकल आप लोग समस्या देख रहे होंगे, तो उससे क्या होता है हमारी पाचन अग्नि कमज़ोर होती जाती है। तो एक डाइट लेने के बाद कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए दूसरी डाइट के लिए? जी, ये हर व्यक्ति के प्रकृति पे डिपेंड करता है। जब भूख लगी हो उस हिसाब से अपना नियम बनाए। जैसे आपको 2 समय की भूख लगती है एक दिन में, तो उन्हीं 2 समय का नियम बना के आप खाना खाएँ, ऐसा होता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। इसका भी कोई आई थिंक कुछ रिलेशन होगा, जैसे कहा जाता है कि रात को चावल मत खाओ, तो इसका भी कुछ आयुर्वेद से रिलेशन है? जी, ऐसा बोलते हैं सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए क्योंकि जो हमारा शाम का टाइम होता है 6 से 9, वो हमारा टाइम बताया गया है दिनचर्या और रात्रिचर्या में, जब हमें रात का भोजन करना चाहिए। तो इस समय पे क्या होता है 6 से 9 सुबह भी और शाम को भी कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है वातावरण में। उसके कारण हमारी जो पाचन अग्नि होती है वो धीमी होती है। तो धीमी होने के कारण जो भी हम खाएँगे उसे पचने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप हल्का भोजन लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप हल्का भोजन लेंगे तो आसानी से पच जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने ये भी बोला है रात्रिचर्या में कि रात का भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए क्योंकि वो हेल्प करता है पाचन क्रिया में। उसके बाद खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं तो आपके पास काफ़ी समय होता है, 2 से 3 घंटे होते हैं सोने के लिए। नहीं तो अगर आप लेट में खाना खाते हैं तो क्या होता है कि फिर आप लेट में सोते हैं, उससे आपकी नींद में भी प्रभाव पड़ता है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल हो गया है, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? मेंटल हेल्थ को कैसे हम बैलेंस रख सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू? मेंटल हेल्थ हम ध्यान से, मेडिटेशन, उसके अलावा प्राणायामा है, हमारा योग है, इसके अलावा हमारा विपासना हो गई, विपासना, प्राणायामा, योग। इसके अतिरिक्त यदि आप घी का सेवन करते हैं तो वो आपके मन में काफ़ी संतुलन बनाए रखता है। जैसे आपने बताया मेंटल हेल्थ के बारे में, मुझे लगता है कि जो स्क्रीनिंग टाइम है ये भी कहीं ना कहीं असर डालता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। तो डिजिटल डिटॉक्स और आयुर्वेदिक डिटॉक्स, क्या ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं? जी, बहुत करते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं, जितना हम फ़ोन या लैपटॉप चलाते हैं, तो आपने देखा होगा हम एक ही स्क्रीन में बहुत बार स्क्रॉल करते हैं, एक ही बारी में बहुत सारे टास्क करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये गति हुई, और इन गतियों से क्या होता है, वात बढ़ जाता है। वात बढ़ने से फिर क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, इम्पल्सिवनेस आएगा, आपका मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे, आप डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, आपका फोकस नहीं हो पाएगा, नींद में दिक्कत आने लगी है। आप देख रहे होंगे आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की दिक्कतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसके अलावा वात जब भी प्रकोपित होता है शरीर में दर्द उत्पन्न करता है। तो आपने देखा होगा आजकल दर्द की शिकायतें भी बढ़ रही हैं, पाचन अग्नि से रिलेटेड ब्लोटिंग, गैस की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। तो ये सब उन्हीं के कारण हो रही तो है। मतलब बॉडी में अगर कहीं पेन है तो जी। वात इम्बैलेंस है। जी, साथ में आपने ये देखा होगा कि स्क्रीन टाइम जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है उससे, वो लोग स्क्रीन देखते समय खाना खाते हैं। उससे क्या होता है कि उनका ध्यान तो होता नहीं है, फोकस होता नहीं है खाने पे, तो ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है। मतलब ज़्यादा खाना खाएंगे तब भी पाचन अग्नि आपकी कमज़ोर हो जाती जी। है।
और अगर अपनी डाइट से कम खाएंगे तो हम्म, तब भी कम हो सकती है क्या? नहीं, अगर आप अपनी डाइट से कम खाते हैं तो फिर भी थोड़ा बैलेंस होता है, पर आपको अपने पाचन अग्नि के अनुसार खाना खाने का बोला है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मतलब हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम को कम से कम यूज़ करें। जी आजकल तो पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं, जी। खाना नहीं खा रहा है, रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दो जी। खा लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे हमको कम से कम यूज़ करना चाहिए, जी बिल्कुल सही। तभी हमारी लाइफ जो है बहुत बैलेंस हो पाएगी। जैसे भी हमने वात के बारे में बात करी और कफ के बारे में बात करी, लेकिन पित्त के बारे में अभी हम बात नहीं कर पाए। तो पित्त के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, जब हम पित्त दोष की बात करते हैं, जो हमारी पित्त ऊर्जा या दोष या एनर्जी जो भी बोलें हम, उसमें जो होता है एक तो अग्नि गुण महाभूत होता है प्रधान, और दूसरा जल। अग्नि और जल महाभूत प्रधान होता है, तो इसकी प्रवृत्ति हमारी एसिड से कोरिलेट की जाती है। जैसे एसिड होता है, वैसे ही पित्त जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में होती है। तो इसका कार्य जो होता है नॉर्मली पाचन क्रिया में होता है, पचाने में होता है, शरीर में तापमान प्रदान करना होता है, शरीर में तेज प्रदान करना होता है, शरीर में मन में बुद्धि प्रदान करना होता है। तो ये हमारे पित्त दोष के कार्य होते हैं नॉर्मली। जब ये बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने से क्या होता है, अब मैंने आपको बताया एसिड जैसा होता है। तो एसिड क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है। तो शरीर में जितनी भी जलन होती है, दाह होती है, स्वेलिंग होती है, वो इसी के कारण होती है। पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गया, आजकल लोगों को बहुत हो रहे हैं। फास्ट फूड से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और बहुत ज़्यादा ऑयली भी होता है, उससे पित्त प्रकोपित भी होता है। तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। मन में हम देखते हैं क्रोध उत्पन्न होता है, एंगर इश्यूज बढ़ रहे हैं लोगों में। फिर एंगर के साथ साथ हेट, जेलसी, और आजकल आप देख रहे होंगे जज करने लग गए हैं लोग बहुत ज़्यादा। तो वो भी इसी के कारण ही होता है। जब पित्त की अधिकता ज़्यादा हो जी, जाती है शरीर में, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर अल्पता हो जाए फिर अगर अल्पता हो जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि कम होने लग जाती है शरीर में, क्योंकि तापमान का नियंत्रण यही करता है। तो शरीर में ताप का नियंत्रण नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी लोगों में होता है, ठंडे हाथ पैर होते हैं, ठंडे हाथ पैर देखने को मिलता है। शरीर में ताप है पर हाथ और पैर ठंडे मिलते हैं, तो वो हमारे पित्त कम होने की वजह से मिलता है। आजकल देखा जाता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, हर कोई मनी के पीछे भाग रहा है, किसी को हेल्थ की तो कोई चिंता है ही नहीं। तो हम इस बिजी लाइफ में आयुर्वेद को कैसे समझ सकते हैं? जी, जैसे आपने बहुत सही बोला। जैसे आजकल हमारी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, तो लोगों को लगता है आयुर्वेद का इस्तेमाल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आज के ज़माने में। इंस्टेंट रिजल्ट ये है। जी, इंस्टेंट चाहिए और टाइम ही नहीं है। जैसे योग के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी दिनचर्या है और जो हमारा खाना और जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, उसी में हम छोटे-छोटे परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे लाइफ में हमें दिक्कत ही ना हो, हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। आयुर्वेद में इसके लिए दिनचर्या आता है। जैसे मैंने आपको बताया, दिनचर्या का मैं अगर आपको सबसे अच्छा उदाहरण दूँ, तो आता है ब्रह्म मुहूर्त। आपने सुना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो उससे क्या होता है, यदि आप 6 बजे से पहले उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो उसका रिसर्च में भी ये सिग्निफिकेंस आया है कि जो सुबह की रेड लाइट होती है, सुबह की सनराइज़ की रेड लाइट होती है, वो हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। वो हमारी आई साइट इम्प्रूव करती है। जिन लोगों को दिक्कत होती है नज़र की, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा वो समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय जो मन होता है हमारा, उसमें सात्विक जो गुण होता है वो बढ़ जाता है। सात्विक गुण बढ़ने के कारण क्या होता है, आलस्य, निद्रा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, सब चीज़ का नाश होता है। तो ये एक एग्जाम्पल था, ये जो हम कर सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन आता है। ऋतुचर्या के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा सावन आता है। सावन में भगवान शंकर को हम उनके लिए व्रत रखते हैं। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो वर्षा ऋतु होती है उसमें हमारी पाचन अग्नि बहुत ही कम हो जाती है, बहुत हीन हो जाती है। हमारे शरीर का बल भी कम हो जाता है, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो हल्का भोजन करने के लिए बोला है, हल्का भोजन करने के लिए बोला है, और इसलिए फास्टिंग बहुत अच्छा होता है। इसीलिए इस मौसम में सावन आते हैं हमारे कल्चर में, क्योंकि सावन का व्रत करके हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में लाके, जैसे घी हो गया,
घी का यदि आप उपयोग करते हैं अपने खाने में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच, 1 चम्मच, यदि आप रोज़ उपयोग करते हैं तो वो वर्षा ऋतु में भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा आपके बाल बहुत टूटने लग जाते हैं और नाखून टूटने लग जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, दर्द होने लग जाता है। तो अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी दिक्कत नहीं होती है। नींद की समस्या और मानसिक रोगों के लिए भी घी बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद शिवाली जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे आयुर्वेद पे चर्चा करके। मुझे लगता है कि आज इस चर्चा से व्यूअर्स को काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। वैसे तो आयुर्वेद देखा जाए तो हमारे किचन में ही अवेलेबल है। हल्दी हमारे पास है, अदरक हमारे पास है, पुदीना हमारे पास है, जो काफ़ी रोगों को वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। तो मुझे लगता है इस चर्चा से काफ़ी उनको बहुत अवेयरनेस मिलेगी और वो भी आयुर्वेद को फॉलो करना शुरू करेंगे। जी, थैंक यू। आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए इस एपिसोड से मिला होगा। अगर आपको भी आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को, जहां पर आप छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से चीज़ों को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।